आज के इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को सीडीपी बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों यानी कह सकते हैं कि सीडीपी का जो मतलब होता है आपका साफ साफ होता है आपका बाल विकास। तो दोस्तों बाल विकास आपको दो टाइप का होता है ना। दो टाइप का क्वेश्चन इसमें होता है। देखिए एक आपका जो होता है एक आपका किताब से जो पढ़कर आप लोग ज्ञान को हासिल करते हैं, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनाते हैं वो आपका किताबी ज्ञान हो गया। और एक होता है दोस्तों आपका दिमाग। एक होता है दोस्तों आपका दिमाग। दिमाग से भी आप सीडीपी को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन होता है जो आप लोग अपने से यानी खुद से बना सकते हैं, अपने दिमाग से बना सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में यही आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चले बने रहिए आप लोग चैनल पर, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा सवाल है जो आप लोग खुद से बना सकते हैं बिना किताब के। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है दोस्तों एक नंबर में क्या है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। तो दोस्तों जीरो से जब भी उसका 2 महीना होता है, कोई भी बच्चा का जब भी उसका 2 महीना हो जाता है, जीरो से लेकर 2 महीना, तो वह बा पा दा इस तरह से वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे ही उसका जन्म से लेकर यानी जीरो से लेकर 3 महीना का वो होता है दोस्तों, तो उसके ध्वनियाँ जो होता है, कुंज जो उसका होता है वो गूंज में बदल जाती है। ठीक है, और जैसे ही उसका दोस्तों आपका 4-6 महीना होता है तो वो थोड़ा बड़बड़ाने का उसका चरण जो होता है वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है कि जैसे उसका 7 से 12 महीना हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों उसका, जैसे उसका 7 से 12 महीना हो जाता है तो बड़बड़ाना वो अधिक जैसे बोलना शुरू कर देता है, यानी अधिक भाषा उसके दिमाग में आ जाते हैं। और बच्चे क्या होता है दोस्तों आपका इशारों को वो समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड देन दोस्तों उसका जब 12 महीना हो जाता है तो 12 महीना में दोस्तों क्या होता है कि बच्चे शब्द बनाना शुरू करते हैं। लेकिन यह पहले या बाद में भी हो सकता है ना। यह किसी किसी का आपका पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक के किस आयु में पहचानने लगता है। तो दोस्तों जैसे उसका 2 साल हो जाता है, ठीक है, जैसे उसका 2 साल हो जाता है तो उसके दिमाग में है ना 100 शब्द बन जाते हैं, 100 शब्द बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस आयु में पहचानने लगता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 5 वर्ष के आयु में वो अक्षर को बोलना और समझना वो शुरू कर जाते हैं, है ना। 5 वर्ष की आयु में जैसे वो अक्षर जो होते हैं आपका ABCD हो गया, उसके बाद आपका क ख ग अ आ ई, ये सब पहचानना वो शुरू कर देते हैं जब उसका एज हो जाता है दोस्तों 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक नंबर का आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन 3। लेकिन इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी एक साथ आपको देखने मिल गया। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 2 में क्या है कि पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दोस्तों इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों आपका 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से लेकर 11 वर्ष और 11 से लेकर 15 वर्ष। तो दोस्तों जब भी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात होता है दोस्तों, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, वो 3rd पॉइंट पे आ जाता है। लड़का हो या लड़की हो, वो 3rd पॉइंट पे आ जाता है जब उसका उम्र हो जाता है दोस्तों आपका 11 से 15 वर्ष। ठीक है, जब भी उसका 11 से 15 वर्ष के आयु हो जाता है तो वो तार्किक सोचने लगता है, यानी तर्क करने के लिए वो उतर जाते हैं। छोटे छोटे बात पर वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो ये जो एज होता है दोस्तों आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 3 में क्या है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ना। यानी उसके जो दिमाग होते हैं उसके संज्ञानात्मक विकास जो होते हैं सबसे बेहतर तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है, यानी कहा जा सकता है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, खेल का मैदान में उसको क्या सब कुछ मिल जाता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में सब कुछ मिल जाता है, सभा सागर में मिल जाता है, या आपका घर में मिल जाता है। दोस्तों घर में तो मिलता है ना, लेकिन पढ़ाई का जो माहौल होता है वो सिर्फ आपको विद्यालय में ही मिलता है। तो दोस्तों विद्यालय में क्या होता है उसका, विद्यालय में एक तो उसका पढ़ाई भी होता है, साथ साथ उसका खेल भी होता है ना। और खेल से वो और भी कुछ सीखते हैं, है ना। उसका शारीरिक जो विकास होता है वो भी ठीक रहता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो होता है आपका विद्यालय में एक भाषा से अनेक भाषा भी उन लोग बोलना शुरू कर जाते हैं और समझने भी लगते हैं। और ये होता है दोस्तों आपका एक से लेकर आपका होता है 5 तक के कक्षाओं के लिए, है ना। 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं के लिए जो बच्चा या बच्ची पढ़ते हैं उसके लिए आपका दोस्तों विद्यालय और कक्षा पर्यावरण जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नंबर 4, परिवार एक साधन है। ठीक है, परिवार एक साधन, या तो इसको कह सकते हैं दोस्तों आपका रिसोर्स यानी संसाधन भी कह सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा का है ना, औपचारिक शिक्षा का है, या आपका दूरस्थ शिक्षा का है, या आपका गैर औपचारिक शिक्षा का है। तो दोस्तों परिवार जो होता है वो आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा का, है ना, यानी परिवार में आप एक की कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, आप बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं, है ना। और बच्चा की बात जब भी आता है तो दोस्तों वो पहले आपकी माँ की भाषा को सीखता है, यानी मदर टंग को वो सीखना शुरू कर देता है। मदर टंग को वो सीखना वो पहले जल्दी से शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा हो दोस्तों, वो अपना जो कुछ भी चाहे जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, जो कुछ भी वो अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं, वो अपनी भाषा के माध्यम से ही बोलते हैं। और ये जो भाषा उसको मिलता है दोस्तों अपनी माँ से मिलता है ना। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका शिक्षा भी मिलता है ना। वो नया नया चीज़ देखेंगे घर में, जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं तो नया नया चीज़ भी उसको देखने मिलता है। तो ये आपका एक सबसे अच्छा साधन माना जाता है अनौपचारिक शिक्षा का, है ना। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 5 में क्या है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ऑप्शन 1 में है दोस्तों कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों जब भी आपका प्रश्न पूछने की बात आता है तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा को आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि NCF 2005 के अनुसार कहा जाए तो बच्चों को ना ही होमवर्क देने की बात कहा गया है, न ही उसको कोई प्रश्न कर सकते हैं। ये आपका NCF 2005 में कहा गया बात है। ठीक है, उसके बाद आपका है नंबर 2 में कि सायंग गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर टीचर को कुछ भी नहीं करना है। सायंग गतिविधि करेंगे मतलब किसका बात कर रहा है, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सायंग गतिविधि करेंगे, यानी शिक्षक को गतिविधि नहीं करना है, शिक्षक को कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है और बच्चे को ही नहीं बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पे आगे का है दोस्तों आपका, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, मतलब आप कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, है ना, कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ भी नया खेल खिला रहे हैं तो उसमें बच्चों को शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी आपका ये राइट ऑप्शन नहीं बन रहा है। ऑप्शन 4 नंबर में देखते हैं दोस्तों, बच्चों को सायंग गतिविधि करने के लिए देंगे। दोस्तों ये आपका सबसे परफेक्ट आंसर निकल गया। बच्चों को सायंग अगर कुछ करने देंगे तो वो उससे वो नया नया कुछ सीखता है ना, और जिससे उसका दिमाग भी तेज चलने लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों नंबर 6। देखिए अब हमारा जो नंबर आ गया दोस्तों वो आ गया नंबर 6। ठीक है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है। ठीक है, सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया और मूर्त संचालन प्रक्रिया, और आपका है लास्ट औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चा आपका तार्किक रूप से सोचने लगता है ना। तार्किक रूप से कहने का मतलब है दोस्तों कि वो कुछ भी चीज़ को वो सच मानने लगता है। जैसे कोई भी बच्चा है वो चल रहा है, चलते चलते जैसे वो ज़मीन पर गिर जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका दर्द जो होता है, उसके बाद जब भी उसके साथ कोई रहते हैं तो वो ज़मीन को मारने लगते हैं, और उसका देख के दोस्तों बच्चे भी ज़मीन को मारने लगते हैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं चलता है कि जो ज़मीन है वो निर्जीव है या सजीव है ना। तो वहीं पर वो दोस्तों तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो आपका जो चिप्स होता है ना, जो चिप्स होता है, जो आलू का चिप्स होता है, उसको वो तितली मान लेते हैं, है ना, यानी वो तार्किक रूप से वो सोचना शुरू कर देते हैं। और ये अवस्था होता है दोस्तों आपका मूर्त संचरण प्रक्रिया में। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 7 में क्या है कि आपकी कक्षा में कुछ मेधावी हैं, है ना, कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, है ना। जो मेधावी होते हैं मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, आप उसको अलग से किस तरह से पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या आपका जब वे चाहे, है ना, जब वे चाहे उस टाइम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो परफेक्ट आंसर बन रहा है वो आपका नंबर 3 है ना, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि कुछ छात्र मेधावी है उसको किस तरह से पढ़ाना है। तो दोस्तों समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं समृद्धीकरण के द्वारा, मतलब वो जो सीख रहे हैं उसको तो सिखाना है ये है, साथ में और भी जो उसके साथ बच्चा बैठे रहेंगे उसको भी दोस्तों हम लोग को एक साथ पढ़ाना है, और समान रूप से, है ना, समान रूप से हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञान देना है, ताकि कोई भी बच्चा दोस्तों पीछे नहीं हटे, है ना, यानी समावेशी शिक्षा का आयोजन वहाँ पर हमको करना है।
जो छात्र मेधावी है इसका ये मतलब नहीं कि उसी को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, हमको पूरा क्लास को देखना होता है। तो समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा हम क्लास को बरकरार रखेंगे। तो ऑप्शन 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल आपको 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किस तरह बेहतर मानते हैं, किस बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण के द्वारा, है ना, प्रदर्शन के द्वारा, साइंग के द्वारा किया गया अनुभव, है ना, और उसके बाद दोस्तों यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1 से लेकर, जो आपका प्राथमिक विद्यालय की बात करा है तो प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी होते हैं, है ना, 1 से लेकर 5 क्लास तक के विद्यार्थी होते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चा जो कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ भी वो छाप रहे हैं, कुछ भी वो वो कर रहे हैं, उसको जो है उसको अपने हिसाब से करने देना है, उसको साइन के द्वारा करने देना है। क्योंकि जो भी बच्चा होता है दोस्तों वो तो तुरंत सीखता नहीं है, उसको पहले गलत करने दीजिए, गलत करने का मौका उसको दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब भी वो गलत करता है तभी उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। क्योंकि जब तक वो गलती करेगा नहीं तो सही चीज़ को वो कैसे सीख पाएगा, है ना, सही चीज़ को वो कैसे जान पाएगा। अगर वो पहली बार में सही कर देता है तो वो आपका मेधावी नहीं, वो आपका और उससे भी ज़्यादा उसका IQ लेवल है ना। तो पहले जो आपका गलती कर रहा है उसको पहले गलती करने दीजिए और उसके बाद उसको साइंग के द्वारा, अगर वो साइंग से यानी अपने से अगर वो सुधार कर पा रहे हैं तो उसको मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय में बालक जो पढ़ते हैं, है ना, जो बेहतर मानते हैं वो किसके द्वारा कर पाते हैं? साइंग के द्वारा ही कर सकते हैं, यानी साइंग के अनुभव के द्वारा ही कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बच्चा का दिमाग जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, बहुत फुर्तीला होता है। अब उसको कुछ भी गाली दीजिएगा तो उसको गाली को याद रख लेता है वो, क्योंकि उसका जो कैचिंग पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बहुत काम करते हैं, है ना। और क्या होता है कि जैसे आप कोई भी मोबाइल वगैरह, है ना, कोई भी मोबाइल वगैरह पलंग वलंग के नीचे रख देते हैं, है ना, तो आप भूल जाइएगा लेकिन वो बच्चा नहीं भूलता है ना। तो दोस्तों क्या होता है उसका कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो कुछ भी सीखता है दोस्तों अपने अनुभव के द्वारा सीखता है। तो उसके अनुभव को दबाना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे का सब लोग देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक करेगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, या ये आपका क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपका कोई विद्यार्थी या कोई बालक खेलते हैं तो उसका क्या होता है, एक तो दिमागी तौर से उसका जो कुछ दिमाग है वो तो अपने करेगा ही, लेकिन शारीरिक संतुलन भी उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है ना। शारीरिक संतुलन को होना यानी शारीरिक संतुलन का विकास होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। तो दोस्तों ये आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, है ना, क्योंकि एक साथ आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल रहा है, बहुत कुछ सामग्री मिला। ठीक है, देखिए नंबर 10 में क्या है कि नंबर 10 में क्या है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी तरह कहानी सुनाकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है आपका 2 ऑप्शन राइट हो जा रहा है। देखिए 2 ऑप्शन राइट हो जा रहा है। एक होता है आपका आदर्श रूप से बर्ताव कर उसको सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकते हैं, है ना, या तो उन्हें अच्छी तरह कहानी सुनाकर उसको आगे विकसित कर सकते हैं, यानी सामाजिक मूल्यों को विकसित करते हैं। लेकिन दोनों में दोस्तों अगर पॉजिटिव की बात किया जाए दोस्तों ये दोनों तो पहले से ही आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो दोनों में ऑप्शन अगर राइट हो जाएगा दोस्तों तो दोनों में आपका जो परफेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों वो आपका हो रहा है आदर्श रूप से बर्ताव कर। कोई भी बच्चा को अगर उसको शांति से समझाएंगे, आदर्श रूप से उसका बिहेव करेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि वो अपने मूल्यों को विकसित करता है, अपने सामाजिक जीवन को वो आगे की ओर विकसित करता रहता है ना। लेकिन इसीलिए हम लोग को बोलते हैं दोस्तों कि कोई भी बच्चा हो उसको अच्छा चीज़ सिखाना है, गलत चीज़ पर उसको फोकस नहीं करवाना है। कोई भी अगर आप लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं तो अलग से अलग स्थान पर जाके कीजिए ताकि बच्चे को कोई उसका असर न पड़े, है ना। तो उसके साथ जो भी व्यवहार करें दोस्तों तो आदर्श के साथ व्यवहार करें, है ना। उसके साथ गाली गलौज कोई भी बात नहीं बोलिएगा जिसके उसके दिमाग को नेगेटिव इफेक्ट पड़े।
तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।